आप अपनी किताब में रघुदा का जिक्र करते हैं। जब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन हुआ तब भी रघुदा आपसे पूछते हैं कि भाई वो जुगाड़ क्या था, भाई वो जुगाड़ क्या है जिसके चलते तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। बाकी तमाम लोग भी आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि जुगाड़ क्या था कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो आपने नहीं बताया। आज यहाँ बता दीजिए कि आखिर वो जुगाड़ क्या था, क्योंकि आप अक्सर ही सवाल करते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को मौका दिया जा रहा है, आरएसएस से जुड़े लोगों को मौका दिया जा रहा है, या किसी की कोई खास पहचान है उनको मौका दिया जा रहा है। तो आज स्पष्ट कर दीजिए कि वो जुगाड़ क्या था। दो तरह के लोग इस समय प्रोफेसर बन रहे हैं। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूं, विश्वविद्यालयों में कभी स्वर्ण युग नहीं रहा। किसी समय की नियुक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फाइन फेयर हुई है। थोड़ा बहुत चलता था, कोई प्रोफेसर है, अपना स्टूडेंट आ गया तो उसका थोड़े पैरवी कर दी, ए भाई इसको रख लो, चार लोग का क्या जुगाड़ था? मैं वही कह रहा हूं कि जब मैं आया तो मेरा तो कोई आगे पीछे था ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, मैं अपने जुगाड़ का किस्सा बता ही दूं। मैं जब गया 18-20 लोग इंटरव्यू देने आए। मुझे यहाँ तक पता नहीं था, एमए नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन थी जो मेरे पास थी, मैं जेआरएफ था अपने समय में। बहुत सारे लोग बहुत जुगाड़ लगे। बाद में मुझे किसी ने बताया कि दो ताकतवर लोग आपस में लड़ गए, तो दोनों ने कहा कि दोनों का नहीं होगा, तीसरा जिसका सबसे अच्छा इंटरव्यू होगा उसको रख लो। तो जिसे डीयू में कोई जानता पहचानता नहीं था वो एडहॉक बन गया। एमए करने के तुरंत बाद 21 साल में मेरी नौकरी लग गई थी। तो उन दो ताकतवर के झगड़े में मेरा फायदा हुआ। जब 14 साल बाद मेरा परमानेंट होना हुआ तो कोई ताकतवर मेरे लिए लड़ने वाला नहीं था, मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे कि इसको निकालना है। मैं यही सवाल कर रहा हूं। तो इसका मतलब कोई जुगाड़ हमारे पास हो ना हो, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे कॉलेज प्रिंसिपल ये सारे लोग देखें। 2-3 आंकड़े देता हूं। इस देश के अखबारों में खबर छपती है और लोग भी जानते हैं, एक एक परिवार के 5-5, 10-10 लोग प्रोफेसर हैं। तो सारी काबिलियत एक ही परिवार में, एक ही विचारधारा के लोग, वाइस चांसलर वही हैं, प्रिंसिपल वही हैं। जैसे हम बार बार ये पूछते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90-92 कॉलेज हैं, एक का भी प्रिंसिपल SC ST OBC नहीं है, सारे मुट्ठी भर लोग हैं। उनमें से कोई लाइक माइंडेड, उनकी सरकार जिसकी होती है वो अपने लोगों को रखता है, लेकिन दूसरों को एकदम निकाल दे, निचोड़ दे कि दूसरा विरोधी न रहने पाए। ये इस समय विश्वविद्यालय में हो रहा है। इसलिए मंदिर पर सेमिनार हो रहे हैं, मंदिर पर हो रहे हैं, हवन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो वाद विवाद संवाद था, डाइवर्सिटी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और जुगाड़ वाली बात आखिर में कह दूं, जुगाड़ के लिए दुनिया जानती है। BHU के कुलपति का अखबार में खबर छपी कि जितना पैसा नियुक्तियों में उन्होंने कमाया वो पैसा आगे नहीं पहुंचाया, इसलिए जांच बैठ गई। तो मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक एक व्यक्ति जानता है कि इस समय DU में कोई करप्शन ऐसा नहीं था जो बचा हो। लेकिन होता क्या है ना कि कोई बोलता नहीं है कि कौन ये जोखिम ले। जी, आपने एक पन्ने पर एडहॉक के प्रकार बताए हैं। आपने लिखा है संस्कारी, सहनशील, उदासीन और बिगड़ैल। तो आप कौन थे? जाहिर सी बात है, अगर मैं संस्कारी होता तो सिस्टम में फिट हो गया होता। अगर मैं मतलब सहनशील होता तो भी रास्ता खोज लेता। बहुत मिसफिट होता तो किसी तरह से कुछ कर लेता। लेकिन बिगड़ैल होने का मतलब ये था कि जो अपनी रीढ़ पर खड़ा रहे, जो जितना अच्छा झुका। वो एक बात कहती है ना कहावत में कि उसने कहा झुको और लोग रेंगने लगे। विश्वविद्यालयों में जो रेंग रहा है अधिकांशतः वही बचा हुआ है। तो मैं तो खुद को सोचता हूं कि मैं आंदोलनों में खड़ा रहा, क्योंकि आंदोलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग थे, मैं भाषण देता था, मैं अपने क्लासरूम में भी बैठ के अच्छा पढ़ाता था, मैं बाहर अच्छा बोलता था, मुझे लोग पसंद करते थे। वो और वही चीज़ मेरे खिलाफ चली जाएगी मुझे पता नहीं था कि कल तक आपको लगता था कि ये हमारे हिस्से की बात बोल रहा है। लक्ष्मण यादव सच बोलता है, लेकिन अभी इसके साथ नहीं देना है, क्योंकि जो सच बोल रहा है उसकी सजा पाना है। तो लोग चुपके से फ़ोन करते थे कि यार तुम बात तो बहुत सही कह रहे हो, लेकिन मजबूरी है कि हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अगला इंटरव्यू हमारा होना है। और जो इंटरव्यू में हो गया वो उसको एक बार जो झुक के समझौता कर लिया, फिर वो ज़िंदगी भर उसे समझौते पर रहता है। उसूल बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वविद्यालयों को बचाना इसलिए ज़रूरी है अवधेश भाई कि रीढ़ वाले प्रोफेसर हों। हमें बहुत ख़राब प्रोफेसर भी मिले, अच्छे भी मिले। हम अच्छे की तरह होना और ख़राब की तरह कभी ना होना चुनते हैं। अगर आप मैंने इस किताब का सबसे प्रिय वाक्य जो आखिर में लिखा है, एक रीढ़ विहीन, एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षा में
रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाएगा। आप डरे रहोगे, आप डर सिखाओगे, आप सच बोल नहीं सकते, आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने का गलत हो रहा है, लेकिन चूंकि मुझे नौकरी चाहिए, मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मैं इंटरव्यू में बैठा हूं या मैं परमानेंट हो गया, मैं सच बोल ना पाऊं, मुझे लग रहा है कि ये मैंने कबूल नहीं किया, बस इतना सा गुनाह है। और फिर बाद में मैंने सोचा भी कि इन चीज़ों पर चुप रह करके नौकरी बचाई जा सकती थी। शायद इस किताब को जो प्यार मिला है और लोगों ने, मैं आपको यकीन दिलाऊं, इसके आखिर में मेरा ईमेल लिखा हुआ है, आप कभी मौका मिलेगा तो मैं उसकी भी किताब छपवाऊंगा, अच्छा होगा। लोगों ने या तो खुश होकर के उस पर मेल लिखे हैं, फ़ोन किए हैं मुझे, या रोते हुए कि आपने हमारे हिस्से की वो बात कह दी जो हम नहीं कह पाए। इस किताब के लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तमगा वही है कि एजुकेशन की चिंता, लोग पढ़ना चाह रहे हैं, हमने कह दिया, इसलिए ये बड़ी बात है। आप किताब में कई जगहों पर जातिवाद और क्षेत्रवाद का जिक्र करते हैं, क्या आपके साथ कभी जातिवाद हुआ? एक किस्सा मुझे बार बार याद आता है, हालांकि मैं बहुत गर्व से नहीं, अफसोस के साथ ये सुनाता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे। एमए प्रीवियस में मैं सेकंड टॉपर था और मेरे ऊपर मेरे दोस्त लोग थे, सब अपने बहुत खास लोग। जब एमए फाइनल ईयर में मैं अपने बैच का टॉपर हुआ तो मेरे ही प्रोफेसर ने मेरे सामने बोला, और मैं वो लेने गया था अपना मार्कशीट, उस समय रिजल्ट ऑफलाइन आता था, वहाँ जाके पता चला कि अच्छा आप हैं लक्ष्मण यादव, आप तो भाई बैच के टॉपर हैं, गोल्ड मेडल आपने पाया। मेरा प्रोफेसर बगल में बैठा, बोला कि अब अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर यूनिवर्सिटी इससे याद आ गया, मैं कहीं पे कमेंट देख रहा था या किसी ने शेयर किया था कि कमेंट में लिखा था कि अगर यादव प्रोफेसर बनेंगे या किताब लिखेंगे तो गाय भैंस कौन चराएगा। आज भी मैं तो कहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा ट्विटर एक्स का अकाउंट, मेरा फेसबुक, उन सब के नीचे आप केवल कमेंट देख लिया करें। जाति एक बहुत ख़राब चीज़ इस मुल्क में है, दुनिया में बहुत जगह गैर बराबरी है, लेकिन जाति जैसा जहर दुनिया में बाकी कहीं है नहीं। इसने बांध दिया कि आपके नाम में यादव लगा है तो आपका ताल्लुक, आज चुटकुले भी लोग भैंस से सुनाते हैं। एक कवि है, उसने कविता लिख दी थी, जिन्हें भैंसें चराना था वो सरकारें चलाते हैं। मतलब ऐसा कवि, चुटकुला सुनाने वाला आजकल रामकथा सुना रहा है, घोर जातिवादी। यानी सरकार कौन चलाए, भैंस चलाने वाला भी सरकार चलाए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है। तो भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, कताई बुनाई करने वाला प्रोफेसर भी बन सकता है। उसकी काबिलियत देखो ना। हमारे कविता लिखी, जाति न पूछो साधु कोई पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहंदमान। लेकिन आज भी इस देश के विश्वविद्यालयों में जाति पूछी जाती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बाकायदे सर्वे करके बच्चों ने लिस्ट जारी की, SC ST OBC बच्चों को इंटरव्यू 30 नंबर का होता है तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देते थे ताकि PhD में एडमिशन ना हो, जबकि वो रिटर्न में मैक्सिमम नंबर ले आ रहे हैं, 70 में 60 65 ऐसे नंबर। तो JNU में ये नहीं खत्म हुआ जातिवाद, DU में नहीं खत्म हुआ, क्या नहीं हुआ, 13 पॉइंट रोस्टर इसी में आया कि ये कहानी कहती है। तो जाति एक ऐसी चीज़ है जो क्लासरूम में दिखने लगती है साहब। आप दलित विमर्श पढ़ाते थे हम लोग, अस्मितावादी विमर्श, आरक्षण पे बात होनी है, कबीर पे बात मुझे करनी, मैं पाखंड पे कबीर का दोहा बोलता था, उसके बाद क्लास में डिवीज़न दिखने लगता था। आज वो डिवीज़न और बढ़ गया। आप इस देश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में सरस्वती पूजा मनवा रहे हैं, आप गणेश चतुर्थी मनवा रहे हैं, आपको न पता हो तो पूरे देश में पता करिएगा, सिलेबस बदला जा रहा है। लेकिन अगर कहीं कोई बुर्का पहन के आ गया कोई बच्चा तो नॉनवेज बन के मेरे कॉलेज में झगड़ा हो गया कि ये अपवित्र हो गया सरस्वती का पावन प्रांगण। तो एक धर्म की बात हो रही है, जबकि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विश्वविद्यालय जाति धर्म से ऊपर उठने चाहिए थे। लेकिन यह किताब यूं ही नहीं रोहित वेमुला को समर्पित है। रोहित की जाति खत्म नहीं हो पाई, जबकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वो PhD स्कॉलर था। जाति खत्म नहीं हो पाती है। इसमें एक चैप्टर है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। इंटरव्यू बोर्ड में बैठ करके वो जानते और चाहते हैं कि तुम कौन हो। तो ये जाति जब आप विश्वविद्यालय में नहीं खत्म कर पाए, एक अच्छा क्लासरूम, सरनेम का खेल तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और अब ये विश्वविद्यालय की चिंता है, मेरी चिंता है। मेरी आने वाली पीढ़ी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ेगी जिसमें केवल प्रोफेसर कई बार अगर चालाक होगा तो सामने से जातिवादी दिखेगा नहीं, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में बैठेगा तो वो जातिवादी दिखेगा, या ऐसे SC ST OBC का चयन करेगा जो उनकी हाँ में हाँ मिला दे।
क्योंकि रिजर्वेशन है तो खत्म तो कर नहीं पाओगे। एनएफएस कर देते हैं, हालांकि आजकल एनएफएस हो रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल। तो वो किस्सा प्रोफेसर की डायरी में भी है। और मैं चाहता हूं कि इस देश का विश्वविद्यालय जाति, धर्म, भाषा, गैर बराबरी इनसे ऊपर उठ जाए। जिसको नहीं रखना उसको एनएफएस में डाल दो। एनएफएस किया गया, आज भी 99.99% एनएफएस एससी एसटी ओबीसी का हुआ है। क्यों? वही पिस रहे। पहले वो नॉट अवेलेबल थे, फिर वो नॉट फाउंड सुटेबल हुए, अब वो अवेलेबल भी हो गए, सुटेबल भी हो गए। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसे अंबानी और अडानी के हाथों में बेच चुकी है। बस दिखेगा 5-10 साल बाद। 2010 में जब मैं डीयू आया तो जिन कोर्सेज की फीस 4,000 रुपये रही होगी, आज वो 20,000 रुपये हो चुकी है। लेकिन बाहर किसी को चिंता ही नहीं। गरीब के बच्चे भी इस एजुकेशन सिस्टम से दूर हो चुके हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ गया, हेफा से लोन लेंगे यूनिवर्सिटीज, और डीयू जेएनयू लोन लेके करोड़ों रुपए में पढ़ा रहे हैं। तो सैलरी कम होगी प्रोफेसर की, बच्चों की फीस बढ़ेगी। तो जैसे ही फीस बढ़ेगी 90% गरीब, कमजोर, वंचित भारत एजुकेशन से दूर हो जाएगा। फिर वो नासमझ पैदा होगा, जिसके लिए कोई बाबा टीवी पर बैठकर प्रवचन करेगा कि पर्ची बनने से भविष्य बनता है, या किसी का रील्स वायरल होगी कि वो मंत्र पढ़ के हवा में पथरी का ऑपरेशन कर रहा होगा। और आपका गरीब, अनपढ़ भारत जो आप तैयार कर रहे हैं, वो उसी पाखंड में चला जाएगा।